नमस्कार, मैं शीतल की सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम एक चर्चा जो करने जा रहे हैं, इस चर्चा के लिए कोई मैंने विषय नहीं चुना है। मैंने इसके लिए व्यक्तित्व चुना है, जिनसे आपकी मुलाकात मैं करा रहा हूं दर्शकों। ये हमारे अग्रज हैं चंचल जी। चंचल जी जब हम लोग छात्र जीवन में थे, उस जमाने में हमारे उत्तर भारत की और मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और इनकी चर्चा हम लोग अपने छात्र जीवन में सुनते थे एक छात्र नेता के तौर पर। जीवन आगे बढ़ा, उसके बाद हमारी इनकी मुलाकात बहुत अलग तरह के संयोगों में हुई। आप पत्रकारिता में रहे, आप फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी रहे, बहुत कुशाग्र विद्यार्थी रहे। आपने बहुत सारी जो हिंदी की किताबें, साहित्य वगैरह की पढ़ी होंगी। आपको जान के ये कौतूहल होगा कि उनमें से बहुत सारी किताबों के जो आवरण चित्र हैं वो हमारे चंचल जी के बनाए हुए हैं। फिर चंचल जी राजनीति में, मुख्यधारा की राजनीति में भी रहे, समाजवादी आंदोलन में रहे, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ बहुत समय तक रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब जॉर्ज फर्नांडीज रेलवे में मंत्री थे तो उनके साथ उनके सलाहकार रहे। बहुत सारी भूमिकाएं निभाई। मेरे साथ हम लोग चौथी दुनिया में साथ साथ थे, और आप एक मशहूर कॉलम लिखते थे, लंबरदार कहते भय, और उसको उस जमाने में बहुत पढ़ा जाता था। उसकी बहुत तरह की प्रासंगिकता थी। तो चंचल जी जो हम लोगों के लिए एसेट हैं इस उम्र में, कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी आप कह सकते हैं विविध विशेषताओं में विशेषज्ञ और हर जगह अपना हस्तक्षेप रखने करने वाले हैं। अब आजकल वो भी गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में। तो आज मैंने कहा कि आपसे बात करते हैं, इस वक्त के बारे में बात करते हैं जो हमारे साथ, हमारे लिए तो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन नौजवान जो है उनके लिए नया है, और जो पीढ़ी हमसे पहले निकल गई उसके लिए इसमें बहुत कुछ आलोचना करने के लिए है। तो सर, ये हो क्या रहा है देश में, जो देश आप लोगों ने अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा में, पत्रकारिता की जीवन यात्रा में जिस तरह का देश बनाने का स्वप्न हम लोगों को दिखाया था, क्या हम उसी देश में हैं इस समय, या इसमें जो चिंता हमारी उम्र के बहुत सारे लोगों को है, जिसको हमसे ज्यादा बेहतर ढंग से हमेशा सोशल मीडिया और सब पर आप लिखते बोलते रहते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में अपना आख्यान। नमस्कार, मैं चंचल। शीतल जी की कृपा दृष्टि है, कितना लंबा परिचय मेरा बताए जी। अब ये मेरे लिए हानिकारक भी हो जाता है कई बार जी, कि बार बार कह चुका हूँ। एक अंग्रेजी की कहावत है, अंग्रेजी की कहावत है कि जय का फाल मास्टर ऑफ नन। तो मैं कमोबेश उसी में पहुंच जाता हूँ। एक पत्रकारों के बीच में बैठूं तो कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल आदमी है। पॉलिटिकल लोगों के बीच में बैठूं तो कहा जाता है कि आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट ये मानने के लिए नहीं तैयार कि मैं आर्टिस्ट हूँ, वो कहेगा कि राजनीति करने वाला आदमी है। तो ये खतरा मैं झेल रहा हूँ बरसों से, और गाहे बगाहे ये मेरा काम भी आ जाता है। आर्टिस्ट की कोई गैदरिंग होगी तो उसमें भी खपत हो जाती है, और पत्रकारिता में तो हो ही जाती है। राजनीति के लिए अछूत हो गया जी। कहे गए कि बंदे अब तुम्हारा कोई काम नहीं रहा, हुकूमत संभाल ले रहे हैं जी। अभी शीतल जी ने एक बड़ा खूबसूरत शब्द आया, नौजवान की जी। कि, और उसमें कमोबेश इनका इशारा था कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा उलट करके चलता हूँ कि हम लोग कतई नहीं बूढ़े हुए, इसलिए कि हमारे पीछे वाली जो पीढ़ी थी जिसमें गांधी हैं, जयप्रकाश हैं, लोहिया हैं, कई मतलब लाखों नाम हैं, वो हमसे ज्यादा नौजवान रहे अपनी पूरी जिंदगी भर। कमाल के लोग रहे। इसलिए कि नौजवान की जो परिभाषा है भारतीय वांग्मय में, वो बिल्कुल दूसरी है। परिभाषा है कि जो भविष्य के बारे में रंगीन सपना देखे। 3 शर्तें जो पूरा करता है वो नौजवान होता है। वो है जो भविष्य के बारे में रंगीन सपना देखे,
और भविष्य के बारे में, भविष्य अपना नहीं, सारे लोगों का भविष्य, पूरे राष्ट्र का भविष्य, देश का, समुदाय का भविष्य, उसको रंगीन बनाने का सपना देखे। दूसरा है परमार्थवादी दृष्टिकोण, और तीसरा है जोखिम उठाने की क्षमता। अब अंदाज लगाइए कि हमारी पिछली जो पीढ़ी रही, ये तीनों रास्तों से गुजरती रही, और 20-25 साल की उम्र तक आते आते वो लोग यातना सहने के लिए तैयार हो गए, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, मार खाने के लिए, और बहुत सारी उसमें शहीद भी हुए। आज हम उन पर फक्र करते हैं, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पीढ़ी हम लोगों से ज्यादा नौजवान थी, और अगर वही मापदंड बनाया जाए तो आज हम ज्यादा नौजवान हैं बनस्पत इस पीढ़ी के जो जय श्री राम कर रही। अच्छा। इससे ज्यादा नौजवान लोगों की पीढ़ी है कि कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि भाई आपको अगर मेरे बारे में या सीकर जी के बारे में या इस पीढ़ी के बारे में लिखना होगा तो कम से कम 2 पन्ना तो आपको जाया करना ही पड़ेगा। और आपके लिए कितना लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि ये जय श्री राम कर रहा था। तो भाई क्या है रास्ता? मैं ये नहीं कहता, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यकीनन जो धर्म होता है उसके खिलाफ अगर ये लोग आचरण कर रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ हूँ। पूरी तब्दीली जो आई है, अब देखिए साहब कि इसमें राजनीति नहीं हो रही है। नंबर 1, ये एक तमाशा हो रहा है, इसको राजनीति करते ही नहीं करते। जब लोग कहते हैं कि भाई राजनीति गलत हो रही, तो राजनीति हो ही नहीं रही तो गलत क्या होगा? राजनीति होती है कि जब आपके पास कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ रास्ता होता है, और अगर एकमात्र मकसद आपका बन गया है कि आपको हुकूमत तक बैठना है, तो ये राजनीति नहीं है। सत्ता तक पहुंचना ही राजनीति नहीं है, उससे भी इतर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसकी तरफ अगर आप मुड़ेंगे तो इस समय देश बेरोजगारी की तरफ है, भुखमरी की तरफ है, और तमाम सारी चीजों पर। सबसे बड़ा खतरा है, भुखमरी वगैरह तो आती जाती रहती है जी। सबसे बड़ा खतरा है कि समाज के सोचने का नजरिया उल्टी दिशा में चला गया है जी। आज हमसे कहा जा रहा है कि आप फिल्म के बारे में सोचिए, आप वहां से हट करके किसी एक कैरेक्टर के बारे में सोचिए, लेकिन ये सोचना, ये एक गलत रास्ता दिखाना, ये सबसे ज्यादा बेहूदी हरकत हो रही है। और इसके खिलाफ सीधी जो संयुक्त आवाज उठनी चाहिए वो नहीं उठ पा रही है, जिसके की उठने की जरूरत है। आज हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये आवाज उठे, और यकीनन ये गांधी का मुल्क है, इनका नहीं है, और वो आवाज उठाएगी, ये इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस समय जो परिदृश्य में इस आवाज उठाने के लिए जिम्मेदार स्वर हैं, उनमें आपको कहाँ संभावना ऐसी दिखती है कि वो इस देश की आवाज, जो देश के लिए आवाज है, वो पैदा कर सकें, और वो आवाज फिर बहुत सारे लोगों को स्वीकार्य हो, और वो सचमुच में वो सब करे जो आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, हम तमाम लोग चाहते हैं? देखिए, कुछ मायने में ये जो मौजूदा सरकार आई जी, जो व्यवस्था दे रही है जी, इसने एक तरह से सोसाइटी को बहुत लाभ भी किया। अच्छा। और भविष्य हमारा बहुत ही रंगीन हो गया है। अच्छा। अब आप अंदाज लगाइए कि 70 साल का, जिसका ये हिसाब बार बार बोलते हैं, 70 साल में हम लोगों ने हिस्ट्री को बिल्कुल दरकिनार कर दिया था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता था जी। नेहरू ने क्या लिखा, गांधी क्या लिखा, इनकी लाइफ क्या रही, अच्युत पटवर्धन क्या थे, सावरकर क्या थे, ये गोडसे क्या है, ये तमाम सारी चीजें अभी तक दबी हुई थी। भाई ठीक है, वो हो गए, इतिहास में गए, उनके ऊपर धूल पड़ी हुई थी, लेकिन ये बंदे आकर के सारे की सारी धूल को हटा करके नए सिरे से अब कह रहे हैं कि साहब आप सोचिए इनके बारे में। अब देखिए साहब, गांधी को लेकर के जो सवाल खड़ा हुआ जी, और वो सवाल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग देखिए कि गांधी जितने 70 साल में नहीं पढ़े गए, अपनी जिंदगी में नहीं पढ़े गए, उससे ज्यादा आज इन लोगों ने गांधी को पढ़वा दिया। संसद में कहा जा रहा है कि गांधी को हमने एटनबरो से जाना। 82 के पहले लोग गांधी को जानते नहीं थी, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। 142 देशों ने एक सुर से कहा कि 2 अक्टूबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाएगा जी। वो 142 देश मूर्ख थे क्या कि वे 82 के पहले नहीं जानते थे? 4 बार नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने माफी मांगा है कि साहब हमसे गलती हो गई, गांधी को न दे करके, गांधी को शिष्यों को दिया गया जी। और अब ये जिस तरह के तमाशे अगर होंगे, और फॉर एग्जाम्पल नेहरू को जितना इन लोगों ने गरियाया, नतीजा यह हुआ, हमने अभी कांग्रेस से बात किया आधिकारिक तौर पर, पूछा कि भाई कांग्रेस
कि जो किताबें हैं जिन पर अधिकार है कांग्रेस का, राइट का, कॉपीराइट का, उनकी क्या स्थिति आप अंदाज लगाएंगे शीतल भाई? 20 गुना उनकी तरक्की हुई है किताबों की बिक्री की। अच्छा, ये हालत है पंडित जवाहरलाल नेहरू के किताब की डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। अच्छा, लेटर टू माय डॉटर की, ये तमाम सारी किताबें जा रही हैं जी। इतना ही नहीं, पंजाब में भगत सिंह, गांधी को हटा करके भगत सिंह को रखा। चलो, अब भगत सिंह इनके लिए सरदर्द हो गए कि वो तो कम्युनिस्ट है भाई। अब इनको बाद में समझ में आया कि ये तो कम्युनिस्ट निकल गया। और इन्हीं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई बोला है, लिखा है, तो आपके भीमराव अंबेडकर साहब हैं। ये पासा इनका उल्टा पड़ रहा है और अब ये खोजे जा रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई अचानक की ये 2 तस्वीरें लगेंगी। तो ये इनकी जो सोच है, ये तो अपने जड़ खोद करके मंठा खुद ही डाल रहे हैं। अच्छा। और अगली पीढ़ी में खुशी है कि अगली पीढ़ी कम से कम हम लोगों से ज्यादा सजग और सजग होकर के निकलेगी। लेकिन जैसा हो रहा है, जो उदारीकरण आया, उदारीकरण ने शिक्षा को, स्वास्थ्य को, इन सबको धंधे में बदल दिया। सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लिया। सरकारों ने कह दिया ये मतलब इन सब संस्थानों को चलाना हमारा काम नहीं है, व्यवसाय करना हमारा काम नहीं है। जबकि इसका लक्ष्य व्यवसाय करना नहीं था, समाज सेवा थी। लेकिन उन्होंने ये नारा दे दिया है, हर चीज को व्यवसाय से, लाभ हानि से बरक्स कर दिया गया है। ऐसे वक्त में, और जब हमारी जो भी धरोहरें थी जो 60-70 साल में जिस तरह से बनी, जिनके बारे में बड़ी आलोचना होती है कि वो कभी हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, गोया इसी 8 साल में पैदा हो रहा है। खैर, तो लेकिन बेचने के लिए वही सब चीजें हैं जो पिछले 60-70 साल में इस देश में पैदा की गई। तो उन चीजों को जिस तरह से हमारी नई किस्म की जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है, वो जब इन सब चीजों को बेच दे रही है, और जो अगली पीढ़ी हमारे बाद वाली आएगी उसके पास सार्वजनिक तौर पर, तो सार्वजनिक संपत्ति के नाम पर सब चीजें पता चलेगा, कोई अडानी की होगी, कोई अंबानी की होगी, किसी टाटा की होगी, कोई बिड़ला की होगी, किसी और किसी की होगी, और पता चलेगा देश की संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है। एक चुनाव है, अब छात्र संघ वगैरह के चुनाव, खैर मैं उस पर अलग से पूछूंगा। तो पहले तो मैं इसी उदारवादी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था ने जो कुछ किया है और जो ये तर्क लाया गया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि सरकार का काम इन संस्थाओं को संरक्षित रखना, चलाना, रोजगार देना आदि नहीं है? देखिए शीतल जी, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने उठाया। इसके लिए थोड़ा सा हमको हिस्ट्री की तरफ मुड़ना पड़ेगा। 14 अगस्त 1947 को 2 मुल्क एक साथ आजाद होते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान बनता है जी। अभी इमरान के वहां पर आने के बाद थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड हुआ वहां की मीडिया को, कि अपनी खामियों को अब दिखाना उन्होंने शुरू किया, जो आपके यहाँ पहले था। अभी उनके अगर उनके सीरियल्स वगैरह पर जाएं या पाकिस्तान में खोजें, तो हिंदुस्तान के बारे में नई पीढ़ी उनकी क्या सोचती है, उसको लेकर के बड़ी जबरदस्त चर्चा है। और जानते हैं वहां बार बार क्या कहा जा रहा है? एक ही चीज वो लोग कह रहे हैं, तमाम सारे लोग एक तरफ से, कि हमारे पास कोई नेहरू नहीं था आजादी के बाद। अच्छा। और ये बहुत बड़ी चीज ना, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हमारे पास कोई नेहरू नहीं था। नतीजा क्या हुआ साहब? कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की शिक्षा व्यवस्था के मुकाबले में शून्य नहीं, निगेटिव है और नीचे गई हुई। तकनीकी सवाल पर, चिकित्सा के सवाल पर, तमाम सारी व्यवस्था के सवाल पर जितनी भी एजुकेशन संस्थाएं हैं हिंदुस्तान से मुकाबला कर ही नहीं सकती। और हिंदुस्तान आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के हर बड़े हिस्से में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा हुआ है, हम लोगों को कोई घास नहीं डाल रहा। तो वजह क्या रही? वजह रही कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान की वही ख्वाहिश रही जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब की है, कि हम तुरंत अमेरिकी पाले में जाकर के खड़े हो जाएं, और वो हो गई। जबकि अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ जुड़े, लेकिन नेहरू ने साफ साफ दो टूक इनकार कर दिया और गुट निरपेक्ष अपना एक गुट तैयार किया। आज उसी गुट निरपेक्ष पर इनको चलना पड़ रहा है, और लिबरल एटीट्यूड को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लिबरल इकोनॉमी को। नतीजा यह हुआ कि हम अपनी संस्थाएं अपने स्रोतों से बनाते रहे। अब पूरा आंकड़ा देख लीजिए कि हर प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में कितनी संस्थाएं बनी हैं
और किसने कितनी बेची। 2 बार, इंटरेस्टिंग है कि 2 बार भाजपा की सरकार बनी और डी इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री एक नई तैयार होती है, जिसका काम है कि केवल हम बेचेंगे, पीतल की कलछुल बेच करके और सिम कार्ड खरीदेंगे। ये आई, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शुरू हुआ और ये फिर अब ये शुरू कर रहे हैं। तो वाजपेयी साहब ने तो बड़ी मुश्किल से 2-3 बेच पाए थे और ये किलो के भाव बेच रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क आया। जो निजीकरण उनके यहाँ था पाकिस्तान में, हम तो तुलना इसलिए कर रहे हैं कि हम दोनों एक साथ चले हैं, एक बराबरी के रास्ते पर चले हैं। हमारी इकानमी विश्व की इकानमी बनते बनते रुकी है। जब ये सरकार में आए, चाइना और हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आज कहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ये हमारे नजर का फर्क है। और आज कह रहे हो साहब, एक तरफ तो आप दान के चबूतरे पर बैठे हुए हैं, आप इनकी अय्यासी देख लीजिए, इनके शौक देख लीजिए, इनके कर्तव्य देख लीजिए, और दूसरी तरफ कह रहे हमारे पास पैसा नहीं है, हम हवाई जहाज बेचेंगे, हम रेल बेचेंगे, क्या बचेगा आपके पास। तो ये जो स्थिति है, इसको रोकना पड़ेगा और ये रोकने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के जमाने में और आपके बाद वाली पीढ़ी हम लोग हैं, उसके तुरंत बाद वाले, तो हम लोगों के जमाने में भी उत्तर भारत की सारी यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ वगैरह के चुनाव होते थे। छात्र एक राजनीति थी जिसमें से बहुत सारे रत्न निकलते थे। आप सब लोग उसी में से निकले हुए लोग हैं। और एक परंपरा बनती थी, एक तरह की राजनीतिक ट्रेनिंग होके लोग निकलते थे और फिर वो मुख्य धारा में आते थे। आज मुख्य धारा में या तो करोड़पति हैं या गुंडे अपराधी हैं, और गुंडे अपराधी भी करोड़पति हो गए बीच के दौर में। वही लोग एक तरह से कहें कि उनका चोला बदल गया और वो अब करोड़पति के रूप में, या हमारे यहाँ तो ज्यादातर व्यवसायिक सफलता उन्हीं को अर्जित होती है जो सरकार से मिलकर देश को लूट सकें। और इसी तरह के लोगों ने अब धीरे धीरे जो भी हमारे यहाँ लोकतंत्र नाम की संस्था है उस पर कब्जा कर लिया है। छात्र संघों को एकदम दमन कर दिया गया है पूरे उत्तर भारत में। जहां जहां ये वर्तमान सत्ता आई है, इसको तो छात्र संघ की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये उनको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उसको इसने ध्वस्त कर दिया है। तो वो पूरी परंपरा खत्म हो गई। अब हालत यह है कि आज देश की जो इकलौती ठीक ठाक यूनिवर्सिटी बची हुई थी, वैसे तो हमारे देश में अभी इस समय कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जो दुनिया के पहली 100, 150, 200 यूनिवर्सिटीज में अपना स्थान ले सके। उस जेएनयू में भी अब फेलोशिप वगैरह की संख्या 1/10 कर दी गई। और उच्च शिक्षा में लग रहा है कि सरकार निवेश तो करना छोड़ दीजिए, जो है उसी को कर्टेल और कर रही है, काटती चली जा रही है। मतलब हायर एजुकेशन अब देना ही नहीं चाहती। तो एक तो राजनीतिक प्रशिक्षण बंद हो गया और सिर्फ एक तरह का प्रशिक्षण हो रहा है जो व्हाट्सएप वगैरह के जरिए, जिसको फेक न्यूज के तौर पे जाना जाता है, जो लोगों में विभाजनकारी विचार वगैरह बढ़ाता है और उनको काउंटर करने वाले जो तार्किकता है और जो आलोचनात्मक विवेक पैदा करने वाले जो हमारे संस्थान थे, उन सब की ये परंपरा ध्वस्त हो गई है। ऐसे में आप सोचिए कि कैसे इस सब ये जो परिवेश बन गया है कि सिर्फ चुनाव होगा, चुनाव येन केन प्रकारेण बहुत तरह की कलाकारियों से जीत लिया जाएगा और उसी को लोकतंत्र कह दिया जाएगा, और बाकी जो भी सांस लेने के तरीके थे लोकतंत्र के, उन सब में मतलब मट्ठा डाल दिया जाएगा या उन पे एक डांट बैठा दी जाएगी कि कोई सांस न ले सके। इस सब पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में तंत्र को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के अब तक सबसे खूबसूरत निजाम मिला है जनतंत्र, जमहूरियत। और जमहूरी निजाम में 2 ताकतों का होना जरूरी है, उनका तनाव होना जरूरी है जी। राजशक्ति और जनशक्ति। राजशक्ति अगर बढ़ती है और जनशक्ति बढ़ती है, अराजकता आएगी। तो सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि हम लोगों की जो पीढ़ी है, ये दोनों स्थितियों को देखा हमने। 74 में राजशक्ति क्षीण हो रही थी, मिसेस गांधी की ताकत कमजोर हो रही थी और जनशक्ति बढ़ रही थी। 73 साल चला चिमन भाई पटेल के आंदोलन के खिलाफ चला आंदोलन, पूरे देश को घेर करके खड़ा हो गया था। एक अराजकता की स्थिति थी और वो भी हम लोगों ने देखा है। और एक तानाशाही की, जब इंदिरा गांधी ने राजशक्ति की पकड़ मजबूत कर लिया और इमरजेंसी की घोषणा कर दी, तो वो भी हम लोगों ने देखा कि तानाशाही भी किस तरह से होती है। ठीक। आज इन दोनों शक्तियों के बीच में संतुलन नहीं रह गया है। राज्य शक्ति इकट्ठी चली गई है, 2 नहीं 4 लोगों के हाथ में, 2 ये और 2 इनके अपने। उस अपने में 2 इनके अपने में अडानी और अंबानी आ गए
धनपशु आ गए और दो ये, और इन दोनों लोगों का राजनीतिक चरित्र क्या है इससे आप भी वाकिफ हैं। तो इसमें कौन सी शक्ति इस समय बची हुई है? तो इन्होंने एक एक करके सारी शक्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो केवल छात्र संघ ही नहीं भंग हुए हैं, आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन थे या इंस्टीट्यूशन हैं, सब के सब भंग किए गए। कोई भी ले लीजिए, कहीं भी इवन जो लोकतंत्र हम लोगों को दिख रहा है कि चुनी हुई सरकारें आ रही, ये भी आधा सच है आधा गलत है। पहले भी था, 10% था, आज 90% गलत हो करके 10% सही हो रहा है। तो इसमें क्या कहा जाए कि क्या जनतंत्र हम जी रहे हैं वाकई? और जनतंत्र केवल चुनाव तक नहीं होता, वो होता है कि रोजमर्रा के सवाल को हम उठाएं, सड़क गर्म करें। सड़क जितनी गर्म होगी संसद में बहस उतनी ही तेज होगी। आप जरा अंदाज लगाइए कि 77 टर्निंग पॉइंट है। 77 के बाद कोई मूवमेंट इस मुल्क में हुआ, नौजवान का, कर्मचारी का या किसी वर्ग का कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। अब एक ही बार हुआ है किसानों का एक आंदोलन जी, और वो भी किस तरह से पीटा गया, किस तरह से कार्नर पे किया गया ये। लेकिन अब शुरुआत हुई है और ये जबरदस्त मामला जाएगा। चलिए, इससे थोड़ी सी आशा बनती है। निराशा के बादल तो ज्यादा घने हैं, जिसको आप भी स्वीकार कर रहे हैं। तो जो परिदृश्य है, फिर मैं उस सवाल को दोहराता हूं, जो परिदृश्य है इसमें आपके हिसाब से क्या संभावना बनती है? इस परिदृश्य को बदलने की लड़ाई अगर होगी, किसान आंदोलन एक आप कह सकते हैं एक मशाल है। बिल्कुल हमारे समय में जिस तरह से वो हुआ वो ऐतिहासिक है, वैसा कभी नहीं हुआ। उतने लंबे समय तक कोई नहीं चला, उतनी कठिनाइयां झेल के, उतनी शहादत दे के और एक नतीजा हासिल करके कोई आंदोलन हमारे सामने नहीं है नजीर के तौर पर। लेकिन अब उतने से काम कहाँ बनने वाला है? जो कठिनाइयां आ गई हैं, जिनका आपने भी जिक्र किया, मैंने भी सवाल किया आपसे, तो परिदृश्य क्या बनता है? जो देश में आज कांग्रेस एक बड़ी ताकत थी, वो बड़ी ताकत नहीं है। कांग्रेस अब निश्चित तौर पर ढह रही है और उसको आज के वक्त के साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि वो समझ पा रही है कि क्या किया जाना चाहिए। और जो दूसरी क्षेत्रीय ताकतें बहुत सारी हैं, उनमें अपनी अपनी महत्वाकांक्षा की लड़ाई इतनी प्रबल है कि एक प्लेटफॉर्म जैसा बनता नहीं नजर आ रहा है। आपको क्या इसमें दिखता है? तो पहले मैं सबसे पहले आपके आखिरी सवाल से शुरू करूं, फिर उधर चलूं। ठीक। कांग्रेस को लेकर के आपने दिलचस्प बात कही। ठीक। कांग्रेस का मैं पूरा आजीवन विरोधी रहा हूं। ठीक। विरोधी इन सेंस कि उसके एग्जीक्यूशन को लेकर के सैद्धांतिक कोई विरोध नहीं था हम लोगों का। ठीक। तक कुल आजादी के पहले से लेकर के अब तक 34 भविष्यवाणियां हुई हैं कि कांग्रेस अब खत्म। और मैं वहां से शुरू कर रहा हूं कि 1921 में चौरी चौरा कांड होता है 21 में, और वहां से जब गांधी अपना असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, पार्टी टूट जाती है। ठीक। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सप्रू, ये तमाम सारे लोग पार्टी छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ठीक। चंद्रशेखर आजाद उसी समय से युवा कांग्रेस से निकलते हैं। भगत सिंह उसी समय निकल करके बाहर हो लेते हैं कांग्रेस से। तो ये सारी ताकतें निकल जाती है। भविष्यवाणी हुई कि खत्म। आगे देखिए 42 में वही गांधी फिर करो या मरो के जब नारा देते हैं, तो वही आंदोलन अपने 20 गुना ज्यादा ताकत के साथ उठता है जी। बीच में कई बार टूटा है। सुभाष चंद्र बोस निकले हैं, राजा राजगोपालाचार्य निकले हैं, वगैरह वगैरह तमाम सारे आते रहे जाते रहे, विरोध होता रहा। तो ये कांग्रेस, इसको हम कांग्रेस में विघटन नहीं कहते, कांग्रेस के टूट नहीं कहते। ये एक सौभाग्यशाली बात होनी चाहिए, जिसको आज मीडिया से लेकर के तमाम लोग गलत ढंग से सोच ले रहे हैं। ये किसी भी पार्टी के स्वस्थ होने की निशानी है कि उसका आंतरिक परिमार्जन हो रहा है, उसमें से चीजें निकाली जाती है। सबसे दिलचस्प भविष्यवाणी हुई 1969 में नेकीराम नगर में। अगर आपको याद हो तो श्रीमती गांधी ने प्रस्ताव रखा जी। निजलिंगप्पा, कामराज, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, ये जो बड़ी ताकतें थी कांग्रेस की, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल के बाहर कर दिया, जंतर मंतर के बाहर फेंक दिया। ठीक। इनके साथ कुल 5 लोग निकल करके आए, मोहन धारिया, रामधन, कृष्ण खान और अर्जुन अरोड़ा। ठीक। वो कांग्रेस आज एग्जिस्ट कर रही, उनकी कांग्रेस गायब हो गई। ठीक। ये कांग्रेस का परिवर्तन है। आज भी जो 23-24 कर रहे हैं, इस पर मैं लगातार लिख रहा हूँ। भाई आपकी तकलीफ क्या है? कोई सैद्धांतिक बात है इनके पास?
क्यों नहीं पूछा जाता इनसे कि भाई सैद्धांतिक बात है सिब्बल साहब आपके पास, कांग्रेस ने क्या गलत किया है? यह है कि आपको इंडिया गेट के सामने एक बंगला नहीं दिया, आपको राज्यसभा ले आकर के, जितने राज्यसभा के ये लोग हैं उनके पास जमीन तो है नहीं, ये 100 पीस 80 पीस बन करके कांग्रेस में आते रहे और आज 23 बोले जा रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि आपका सैद्धांतिक मतभेद क्या है, तो इनके पास सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, इनकी ख्वाहिशें, इनकी लालच है, इनका मोह है, ये इनको ये कह रहा है। और कांग्रेस फिर, अब देख लीजिए साहब, संगठन की बात एक आती है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया। ठीक, कोई भी दल बता दे तो संगठन के बल चला है। हिंदुस्तान का जमहूरी निजाम किसी भी दल के लिए संगठन पर कभी नहीं चला है, और अगर संगठन पर चला होता तो आज हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टियां सबसे बड़ी पार्टी होती। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो आप कह सकते हैं कि संगठन के बल पे ही ये यहाँ 100 साल में नहीं, वो गिरोह है, वो संगठन नहीं। अच्छा, नहीं, वो संगठन नहीं है, वो गिरोह है। उसका अभी मैं आता हूँ उस पे। अच्छा, वो संगठन नहीं है। अच्छा। वो अगर कहीं बदतमीजी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके लिए साफ साफ कह दिया जाता है कि हमारे से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब तक फ्रंट पे आकर के कोई लड़ाई लड़ा हो अपने से? कभी ये विश्व हिंदू परिषद को आगे कर देगा, कभी नामियों को आगे कर देगा, कभी अन्ना हजारे को आगे कर देगा, ये कभी फ्रंट पे आके लड़ा ही नहीं है। जो पकड़ा जाएगा गलती करते कहेंगे हमारी पार्टी नहीं, इसलिए उनके पास सदस्यता नहीं, इसलिए कि संवैधानिक पार्टी नहीं है वो। तो वो सब अलग सवाल है जी। यहाँ पर ये जो परिमार्जन होता है हर पार्टी के अंदर, वो नहीं हुआ। एक सिंपल सा सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू, जिनके लिए संगठन ने इनकार कर दिया था कि नॉट कैपेबल फॉर पीएम जॉब, ये संगठन ने ओपनली कह दिया था कि ये प्रधानमंत्री बनने काबिल नहीं है। संगठन का ये था राय, और जनमत की क्या राय थी कि पंडित नेहरू के अलावा दूसरा कोई काबिल नहीं। आज इनसे कोई पूछे कि संगठन अगर नेहरू आम जनता में न निकले होते तो उनकी जगह कौन प्रचारक होता? किसकी ग्राह्यता थी उस समय संगठन में? ये संगठन और एक पब्लिक प्लेस जो होता है, पब्लिक फिगर जो होती है, पब्लिक की जो ग्राह्यता होती है, किसी राजनीतिक दल के लिए संगठन से ज्यादा जरूरी वो है। संगठन करेगा क्या? आपको बूथ पे पर्चा पहुंचा देगा, दरी बिछा देगा, जाजिम उठा ले आएगा, बेंच लगा देगा, यही करता है। मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए कि जो मुझे वो दूसरे हिस्से का जवाब दीजिए कि जो इस समय क्षेत्रीय ताकतें हैं जो विभिन्न राज्यों में असरदार हैं, नतीजे उनके पक्ष में हैं, सरकारें हैं उनकी, और उनमें महत्वाकांक्षा है, वो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को अपने छिपाते भी नहीं है। ऐसी सूरत में और एक कमजोर कांग्रेस है जो इतनी, आपकी सारे तर्क के बावजूद ये सच्चाई है कि इस समय कांग्रेस जितनी कमजोर है ऐसी अपने अतीत के इतिहास में कभी नहीं, इतनी कमजोर नहीं थी। उसके तथ्य हैं, मैं उस पर जाके इस विषय का प्रवर्तन नहीं करूंगा। तो ऐसी सूरत में एक राष्ट्रीय स्तर पर जिस चीज की जरूरत महसूस की जा रही है विपक्ष के हस्तक्षेप की, वो कहाँ है, वो कैसे होगा? नहीं, आप सबसे बड़ी दिलचस्प बात आपने कहा कि छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर आपको याद होगा तो संसद में सबसे खूबसूरत बहस तो कांग्रेस ने ही चलाया कि हम एक यूनियन है, राष्ट्र एक नहीं है, छोटे छोटे कुंभों के हम बने हुए एक पॉकेट्स हैं जो इकट्ठे हैं, बहुरूपता में एकता हमारे सिंबल है। उसका सब लोगों ने विरोध किया। प्रकारांतर से वही तो है क्षेत्रीय पार्टियां, और उसको बढ़ावा देने के लिए, मान्यता देने के लिए तो कांग्रेस सबसे पहले तैयार है। लेकिन होता क्या है कि हमारे नजरिए में सबसे पहले हिंदी पट्टी खड़ी हो जाती है कि भाई यहाँ मायावती है, यहाँ अखिलेश है, यहाँ देश दैट वगैरह। और जब हम यही दक्षिण की तरफ जाते हैं, वहाँ स्टालिन है, ये है रेड्डी है, ये है वगैरह, तो वहाँ हमारी मान्यता एक कमजोर हो जाती है। ठीक, तो हम इस बात के लिए, या कांग्रेस इस बात के लिए कतई तैयार है कि क्षेत्रीय दलों का होना जरूरी है, लेकिन उनकी समझदारी, साझेदारी बराबर होनी चाहिए, जिस पर सरकारिया आयोग भी बैठा, कांग्रेस ने ही बैठाया, सारी चीजें हुई। और क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या है कि आज ईमानदारी के साथ कहा जाए कि ये 60 दिन में 60 गुना करप्ट होकर के खड़े हो गए हैं।
और अंदर की बात अगर कहा जाए तो क्षेत्रीय दल आज बड़े दलों के इशारे पर चलने वाले मोहरे होकर के रह गए हैं कि कौन कब किसको कहां बनाता है, और इसका सारा खेल मीडिया कर रहा है। ईमानदारी के साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक एग्जाम्पल ले लीजिए, थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा कि अखिलेश को किसने मार्केट में उतारा। अखिलेश को मार्केट में सबसे बड़ा इसका भाजपा का विरोधी साबित करने के लिए मीडिया खड़ी हो गई। मीडिया किसके इशारे पर खड़ी हुई सबको मालूम है। तो ये जो प्रायोजित विरोध तैयार होता है ये क्षेत्रीय दलों को लेकर के, इनकी स्थिति यही है। जब अखिलेश ऊपर चढ़ने लगा, बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया कि अमित शाह जैसे आदमी को बोलना पड़ा कि मायावती भी वो पानी है। ये जो अंदर का समझौता हुआ कि चलो वो खिसक रहा है तो इसको पकड़ा जाए, ये खेल होता है प्यादों का। वरना ये कौन सी युद्धों के दोनों ही, जब हम कोरोना में थे, मारे जा रहे थे, सड़क पे दर दर भटक रहे थे, इन लोगों का पता भी नहीं था, लेकिन आज वही सबसे बड़े लोग बना करके पेश किए गए। तो ये खेल होता है बड़े दलों का। अच्छा, मीडिया पर तो भाजपा इसमें आखिर में मीडिया पर पूछूंगा, जो मीडिया आज है, जैसा मीडिया आज है, जहां मीडिया आज है, ये तो आपने, मुझे नहीं लगता कि सोचा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन अब ये है, ये एक सच्चाई है। इसके बारे में आखिर में अपनी एक टिप्पणी दें, जिससे बाद में कार्यक्रम को समझ। देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा कि मीडिया बाइफरकेट कहां से करती है। अगर आपको याद होगा तो हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर रहे, सब के सब केवल राजनीति नहीं कर रहे थे, ये बेहतर संपादक थे, बेहतर करेस्पॉन्डेंट रहे हैं और अपने अपने अखबार निकाले हैं। महात्मा गांधी, गोखले, डांगे साहब, जयप्रकाश नारायण लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, इन सब लोगों ने अपना अपना अखबार निकाला, अपनी अपनी चीजें कही। ये कभी भी मोहताज नहीं रहे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें अखबार थे क्या कह रहे हैं। ये जो इन लोगों के अखबार कहते थे या जो नेता कहते थे, वो दूसरे दिन अखबारों की खबर बनती थी। आज क्या है कि 2 दिन अगर अखबार न मिले, ये इडियट डिब्बा इनको देखने को न मिले नेताजी को, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। ये जो खाई तैयार हुई है, राजनीति की कमजोरी है, मीडिया की नहीं। मीडिया को तो बेहिसाब भागना था, वो गई, निकल गई, उस पर कब्जा करना ये राजनीति का काम था, राजनीति का दबाव उसके ऊपर जाना था, ये नहीं हो पाया। ये आज स्थिति यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी बातचीत आपसे रही। अब कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत बीच बीच में होती रहे और हमारे समय की पीढ़ी आपसे परिचित रहे, आपको जानती रहे, आपको सुनती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।